नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब आईएसएल में प्रमोट हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है कि आईएसएल में तीनों ही कोलकाता जायंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मोहम्मडन ने कैसे ये सक्सेस हासिल की, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। और ये चीज़ आपको बताएंगे मोहम्मडन स्पोर्टिंग के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तहा अहमद और उनके इन्वेस्टर जो कि बंकर हिल के फाउंडर एंड चेयरमैन है दीपक कुमार सिंह। ये बताएंगे कि मोहम्मडन ने किस तरह की चीज़ों पे काम किया, कैसे उन्होंने ग्रोथ किया क्लब में और आईएसएल के लिए फाइनली उन्होंने प्रमोट कर लिया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो आज है हमारे बीच मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की बैकबोन, हम उनको कह सकते हैं, दीपक सर और तहा सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम हमको दिया। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अभी जो हमने सपना देखा था 2 दिन पहले वो सपना पूरा हुआ है, तो इस बात का सेटिस्फैक्शन है, साथ साथ बहुत खुशी है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है हमारे लिए। इसको अभी हम इस जीत को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं कि 13 को हमारा लास्ट गेम हम ट्रॉफी लिफ्ट करें इन फ्रंट ऑफ आवर होम स्पोर्टिंग क्राउड। इट गोइंग टू बी अ जैम पैक्ड क्राउड उस दिन, क्योंकि होम स्पोर्टिंग के फैंस ने इस दिन के लिए बहुत दिनों से इंतजार किया है और ये वो फैन है जो डिजर्व करते हैं इंडिया में टॉप टायर फुटबॉल खेलना। तो ये बहुत खुशी है इस बात में। तहा सर आप क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीव्ड कि फाइनली हम लोगों ने जो 3-4 साल का एक प्रोजेक्ट रखा था, जब हम लोग 2019 में जब आई लीग 2 में थे, आई लीग 2 से आई लीग जाना और फिर एक 2-3 साल का हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम रखा था कि ये 2-3 साल के अंदर हमें आईएसएल जाना होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू आर एबल टू अचीव इट। और गला थोड़ा बैठा हुआ है, इतने दिन 2 दिन से हम लोग चिल्ला के सेलिब्रेशन चल रहा है, पर रिलीव्ड बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जब वो लास्ट मैच जो खेला था अभी लास्ट वाला, उसमें हमने देखा था कि प्लेयर्स मतलब कितने इमोशनल हो गए थे। तो जब आपने उनसे बातें करी तो क्या मतलब माहौल था टीम में? जब हमारा सीजन स्टार्ट हुआ था तो हमने 2 साल की लर्निंग थी आई लीग खेलने के बाद। जब सीजन स्टार्ट हुआ था हमने बहुत ज़्यादा यंग लड़कों को चांस दिया था इस बार। आप देखोगे जब हमारा सीजन स्टार्ट था हमारा कोई स्टार प्लेयर नहीं था जो नोन हो, आईएसएल में बहुत साल खेल चुका हो, फिर आ रहा है हमारे साथ खेल रहा है। तो लोगों को इतना यकीन नहीं था कि ये साल ये टीम इतना अच्छा करेगी, लेकिन जो हमने बैकग्राउंड में जो काम करा था हमें यकीन था। तो उस एक्सपेक्टेशन से हमने जब इनिशियली मैंने सुनता था, जब टीमों के लिए रिव्यूज आते थे, श्रीनिधि ऑन पेपर्स गोकुलम बहुत स्ट्रांग दिखती थी, श्रीनिधि बहुत स्ट्रांग दिखती थी क्योंकि उनमें स्टार प्लेयर्स थे और बड़े साइनिंग्स थे, लेकिन हमारा सारा फोकस इंडियन कोर प्लेयर्स पे ज़्यादा था। और उसका मेन रीज़न था कि हमने सीएफएल भी खेलना था, दैट इज वो जो हमारा कोर ऑल इंडियन ग्रुप ही था। तो ये सारे जो यंग लड़के थे बहुत ही हंग्री थे फॉर सक्सेस और हमें यही चाहिए था। इसलिए जब ये यंग लड़के जब सक्सेस मिला इनको तो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। दे ऑल क्राइड लाइक बेबीज, क्योंकि लास्ट 1 महीना हम लोग हमेशा टेबल टॉप पे ही रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कभी ऊपर आने के बाद हम कभी नीचे एक बार भी नहीं गए, नॉट अ सिंगल टाइम वी वेंट डाउन। तो जैसे जैसे वो दिन आगे आ रहा था वो बहुत सब नर्वस हुए, नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि होता है ना कि फिनिशिंग लाइन में पहुंचने से पहले कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं इंजरी हो जाए या कुछ मेजर कुछ ऐसा हो जाए, रेड कार्ड्स मिल जाएं, जो वो इसलिए नर्वसनेस बढ़ गई। तो एक तरह से वो सारा जब नर्वसनेस जो स्लीपलेस नाइट्स था सबके, जब उन्होंने पूरा किया तो इमोशनल आउटबर्स्ट होना बड़ा ही कॉमन था। और हम लास्ट 3 सीजन के परफॉर्मेंस को देखते हैं। 2021 में रनर अप आप बने, देन लास्ट सीजन ऑनेस्टली बेकार रहा बिकॉज 8th नंबर पे शायद थे। देन इस सीजन टोटली चेंज। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ें अडॉप्ट करी आपने, मतलब लास्ट 2 सीजन के एक लर्निंग के रूप में देख के? तो इसको तहा भाई बेटर बता पाएंगे कि हाउ सो लास्ट ईयर जब हम लोग रनर्स अप हुए थे, उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट एम हमारा था कि अब रनर्स अप हुए हैं, वीव क्रैक द कोड, पता है आई लीग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, अगले साल चलो जीतते हैं। तो इन अ वे कुछ गलतियाँ हुई थी, एज इन हम लोगों ने स्टार प्लेयर्स लेने की कोशिश की थी कि अच्छे प्लेयर्स लेंगे, बड़े नामी प्लेयर्स लेंगे, सो दे विल टेक अस टू द आई लीग टाइटल। पर वो वैसा होता नहीं है। प्लेयर्स की कमिटमेंट और हंगर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप स्टैट्स में प्लेयर का बस नंबर्स देख के आपको समझ में नहीं आता कि कोई कितना हंगर है, कोई कितना परफॉर्म करेगा। ये साल हम लोगों ने देखा कि जो प्लेयर जिन लोगों को कुछ प्रूव करना है कि हाँ, और जिन लोगों को लगता है कि इस साल मैं अगर आई लीग में अच्छा करूँगा, मैं आईएसएल जाकर भी परफॉर्म कर सकता हूँ, एक अलग तरीके की मोटिवेशन होती है। ये साल सभी को पता है आई लीग का शायद बेस्ट प्लेयर, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर पदम छेत्री और जो हमारा कीपर, जो पिछले साल कैंक्री में था, जो टीम रेलीगेटेड हुई थी।
तो एक रेलीगेटेड टीम का प्लेयर कीपर को लेना और उसको मेन कीपर बनाना, एंड सो उसके लिए दैट वाज ए वेरी बिग मोटिवेशन कि इतनी ख़राब पिछले सीज़न के बाद मुझे एक सो कॉल्ड बड़े क्लब में एज अ फर्स्ट कीपर का एक पोजीशन मिल रहा है। तो एंड पदम ने परफॉर्म करके दिखाया टेबल पे। आप जैसे डेविड को ले लो, वो बेंच प्लेयर था उधर पे। सो विकास ने जस्ट एक आईएसएल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अनप्रूवन यंग प्लेयर्स, मेजॉरिटी प्लेयर्स वैसे ही थे। सो एक हंगर थी प्लेयर्स में और एक यंग प्लेयर्स थे, तो उन लोगों ने दिखा दिया कि भाई सिर्फ नाम से, स्टार से, बिग बजट से नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। और सिंस यंग प्लेयर्स देर ऑल सिमिलर एज ग्रुप, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, विच वॉज नॉट देयर लास्ट ईयर आई फील। तो कोई अगर बोलता है कि आई लीग व्हाट वाज द मेन फैक्टर जिससे आप आई लीग जीते हो, मैं कोई प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा टीम की यूनिटी, बॉन्डिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि वी हैड 13 अलग गोल स्कोरर्स थे हमारी टीम में, 13। ये बहुत कम होता है कि पूरे टीम ने कंट्रीब्यूट किया गोल करके। पदम ने तो असिस्ट भी दिया था, जो गोकुलम में था वो सीधा पदम का असिस्ट था। सो एंड जितने लास्ट मिनट इंजरी टाइम गोल्स हम लोगों ने किया है, इट शोज़ की टीम दे वर विलिंग टू फाइट कि पूरे 90 मिनट तक, जब तक गेम्स विसिल ना बजे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, विन की तरफ ट्राई करेंगे, पूरा 3 पॉइंट लेकर आए। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बोलूँगा कि पहला सीजन हमारा बड़ा अच्छा था, उसमें भी हमारे बहुत यंग लड़के थे और वो भी अननोन थे बहुत सारे, जो सेकंड डिवीजन से प्रमोट होके आए थे। तो हमने उसी कोर टीम को रखा था, इसलिए पहला साल जो सेकंड डिवीजन से प्रमोट होके आए, पहला साल आई लीग खेला, तो हम लास्ट मैच तक गए, लास्ट मैच डिसाइडेड था, रन अप रहे। नेक्स्ट ईयर हमने वो कोर पूरा छोड़ दिया और हम सोचे कि वी विल मेक अ कंप्लीटली न्यू टीम विद एक्सपीरियंस बॉयज। ये आई लीग में प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए हमें एक्सपीरियंस ले जाना चाहिए। बट स्टार प्लेयर लिए, लेकिन बैकअप हमारा अच्छा नहीं था। हर एक पोजीशन के लिए हमारा मेन प्लेयर बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बैकअप नहीं था। मगर जो आई लीग है, इट्स अ मैराथन लीग है। ये मेरा ये मानना है कि आई लीग आईएसएल से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत डिफिकल्ट ग्राउंड कंडीशंस हैं, बहुत डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैचेस हैं, वो ऑपरेशनली उतना वेल मैनेज्ड नहीं है जितना आईएसएल है, तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ टीम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जो क्रीम है वो तो आईएसएल में खेलना चाहता है। आई लीग खेलने के लिए आपको अच्छा टैलेंट खुद से डेवलप करना पड़ता है, खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, खुद से स्काउट करना पड़ता है। तो वही था हमारा बैकअप लास्ट, बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं। वही इन 3 साल की जो हमारी लर्निंग थी, उसी से हमने समझा कि हमने हर एक हमारे जितने पैरामीटर सबको फिल करेंगे, कि हम हंग्री बच्चों को लाएंगे, हम बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखेंगे, हम प्रूवन फॉरेनर्स को लेंगे जो इंडिया में सक्सेसफुल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जो आपको लाना ही पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जो इंडिया में खेल के गए हैं और जो अवेलेबल है। प्लस लॉजिस्टिक्स, टीम कहाँ जाएगी, कैसे ट्रैवल करेगी, कितने दिन पहले पहुंचना चाहिए, कितने दिन बाद पहुंचना चाहिए। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, जो हमने जितने बॉक्सेस थे हमने टिक किया, शायद वही रीजन है कि हम सक्सेस ले पाए। और एक चीज हम इंडियन फुटबॉल में देखते हैं, जब कोचेस हायर होते हैं स्पेनिश, इंग्लिश, इस टाइप के होते हैं, बट आप आउट ऑफ द बॉक्स गए, रशियन कोच आप लेकर आए, तो वो मतलब क्या, किसका आइडिया था और कैसे हुआ है पॉसिबल? ये हम लोग एक्चुअली हम लोग जब बंकरेल आ गया था, तो मैंने दीपक भाई से बात की थी, एक फ्रेश अप्रोच चाहिए। और हम लोग इनफैक्ट बात कर रहे थे कि कोचेस आते जाते रहेंगे, बट एक क्लब की फुटबॉलिंग फिलोसफी होनी चाहिए कि एक सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल क्लब खेले। डजेंट मैटर कि एक स्पेनिश आ जाए, रशियन आ जाए, जहाँ से भी आए कोचेस, बट एक कंसिस्टेंट प्लेइंग स्टाइल होना चाहिए जो बाहर के क्लब्स में दिखता है, पर इंडिया में उतना नहीं दिखता है। कोई स्पेनिश कोच आता है ही वो बिल्डअप स्टाइल, प्लेइंग फ्रॉम द बैक कर रहा है, अगले साल कोई इंग्लिश आ गया तो डायरेक्ट फुटबॉल, लॉन्ग बॉल खेल रहा है, तो एक कंसिस्टेंट प्लेइंग स्टाइल नहीं रहता है। सो इस फिलॉसफी को लेकर भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया था बहुत सारे कोचेस को, कि कैसा हमारे दिमाग में था कि ऐसा एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल मोहामेडन स्पोर्टिंग खेलेगा, और वही हिसाब से फिर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था। और फिर ऑन्ड्रे को जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, इनफैक्ट बहुत फनी स्टोरी है कि इंटरव्यू करने के बाद ऑन्ड्रे से हम लोगों ने पूछा था, क्वेश्चंस पूछे, तो इंटरव्यू खत्म भी नहीं हुआ था, ऑन्ड्रे बोला था कि भाई थैंक यू वेरी मच, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो इतना अब्रप्ट और उतना पॉलिश नहीं था। सो हम लोगों ने इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ज़्यादा बात नहीं करता है, जेल कर सकेगा नहीं कि नहीं, फैन बेस क्लब है, चलेगा कि नहीं। बट हम लोगों ने एक लीप ऑफ फेथ लिया था कि नहीं चलो, आई थिंक इसकी प्लेइंग हिस्ट्री का, कोचिंग हिस्ट्री हैज़ बीन गुड, जो बोल रहा था ठीक बोल रहा था, एक चांस लेते हैं। एंड देन इट क्लिक्ड। और ऑन्ड्रे का 3रा साल है, आई थिंक ही इज़ मोहामेडन स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज़। और वी होप आईएसएल में भी जितना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग आई लीग में दे सके, वी विल बी एबल टू गिव स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज इन आईएसएल एज वेल।
ये एग्जैक्टली मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये आप हमारे जितने भी मैचेस देखो मोहन स्पोर्टिंग के लास्ट 2-2.5 सालों में, हर एक मैच में देखते हैं, हमारे प्लेइंग स्टाइल से देखते ही पता चल जाएगा ये मोहन स्पोर्टिंग का गेम प्लान है, ऐसे ही खेलती है, यही तरीका है। सो हम चाहते हैं कि ये जो फिलॉसफी है धीरे धीरे हमारे एकेडमी लेवल से पूरे ऊपर तक आए, कि जब भी मोहन स्पोर्टिंग खेले उनको पता है कि ये इनका फिलॉसफी, ये इनका प्लेइंग स्टाइल है। और कहीं कहीं मुझे लगता है कि समहाउ ये हमारे इंडियन टीम में भी मिसिंग है कि सब बहुत डिफरेंट टीमों से आते हैं, हर एक आईएसएल के डिफरेंट टीमों में सबकी फिलॉसफी बहुत अलग होती है, सब अलग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि इंडियन टीम में टैलेंट नहीं है, बट क्योंकि वो इतना डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, इतना शॉर्ट टाइम कैंप करते हैं, सडनली वो एक तो होलिस्टिकली हमें एक इसलिए हमें लगता है कि जो हम अंडरस्टैंडिंग हम जो सीखते हैं यूरोपियन फुटबॉल से सीखते हैं, राइट, वहाँ का प्रोफेशनल अप्रोच, वहाँ का क्या थिंकिंग है, तो वही चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जब कर रहे हैं तो एक फ्रेश अप्रोच से और कुछ लॉन्ग टर्म करते हैं, एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती, अच्छी चीज़ें पाने में टाइम लगता है। पैसा, यू कांट बाय सक्सेस विद मनी, यू कैन क्रिएट गुड एनवायरनमेंट, बट जीतने के लिए हार्डवर्क भी और एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ चैम्पियन। और मैं ना थोड़ा 2021 में वापस जाना चाहूँगा कि जैसे आप क्लब के साइड थे, आप एक इन्वेस्टर थे, तो कैसे आपने इनको अप्रोच किया, कैसे बंकर हिल आए मोहम्मडन में, और उस वक्त आपका क्या विजन था? और एक और चीज़ है कि आप गुड़गांव बेस्ड थे, तो आपने मोहम्मडन को क्यों चुना? आप दिल्ली में भी क्लब चुन सकते थे। सो मैं बेसिकली बॉर्न अबाउट बंगाल में रहा हूँ, तो मैं किसी भी बंगाली के लिए ये 3 क्लब बचपन से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं और अब फॉलो करते आए हैं। तो कुछ बहुत सालों बाद 2020 की बात है, 19-20 में बंकर हिल भी बहुत दिनों से स्पोर्ट्स में काम कर रहा है। सबसे पहले हमने ताइक्वांडो में स्टार्ट करा था। ताइक्वांडो में हमारा 12-10-11 साल हो गया एंड वी हैव बीन डूइंग ग्रेट। हमें बहुत सारे नेशनल मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स हमने लाए हैं। हमारा ओलंपिक का ड्रीम है जो अभी पेंडिंग है, होपफुली हम जल्दी ताइक्वांडो में ओलंपिक मेडल भी लाने की कोशिश करेंगे। फिर क्रिकेट में बहुत दिनों से काम कर रहा था, बट मोहम्मडन स्पोर्टिंग उस साल सेकेंड डिवीजन में, बहुत छोटा सेकेंड डिवीजन होने वाला था, 8 टीमों का सेकेंड डिवीजन था और वो कैलकाटा में होने वाला था। तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मोहम्मडन स्पोर्टिंग टू क्वालिफाई, क्योंकि जब लीग छोटा होता है आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अच्छी टीम बना के क्वालिफाई कर सकते हो। तो तभी मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने हमें अप्रोच किया था कि हम दे वर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर। समबडी टोल्ड मी कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, और मेरे लिए बिग 3 इज ऑलवेज, बचपन से देखता आया हूँ तो एक इंक्लिनेशन थी। तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड यस, उसके बाद हम सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में आए। उसके बाद हमने नई प्लानिंग करी और इट हैज़ बीन सक्सेसफुल सो फार। मैं आपका साइड भी जानना चाहूँगा। सो क्लब की तरफ से हम लोगों ने, जब ऑब्वियसली मॉडर्न फुटबॉल, मॉडर्न टाइम, इन्वेस्टर के बिना क्लब चलना इम्पॉसिबल है। सो दीपक भाई 1-2 साल पहले क्रिकेट सेक्रेटरी क्लब ज्वाइन किए थे। सो ऐसा जान पहचान तो थी, बट व्हाट वी नोटिस अबाउट हिम कि जो एक डेडिकेशन था, एक पैशन था। सो दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग कि इन्वेस्टर जो आए, एक सस्टेन्ड, उसका जो इंटरेस्ट है एक सस्टेन्ड इंटरेस्ट रहे। ऐसा नहीं कि 1-2 साल जोश में आकर चलो बहुत बड़ा टीम बना दिया, क्लिक नहीं किया तो बस अवार्ड नहीं करना, निकल जाए, जो आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्लब्स के साथ होता है। सो विद बंकर हिल हम लोगों को वी वर प्रीटी श्योर कि वो जो पैशन, जो जज्बा के साथ आएंगे और एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा उन लोग का, कि 1-2 साल सेटबैक तो हो सकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। उसके बावजूद दे विल बी कमिटेड टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट कि चलो मोहम्मडन स्पोर्टिंग को एक ये जगह तक लेकर आना है। सो विद दैट आई थिंक बहुत अच्छा फिट था। एंड आई थिंक 1920 में आई थिंक वी साइन द डील, एंड देन आई थिंक बंकर हिल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग का रिलेशनशिप हैज़ become stronger and stronger as the years have gone by. ISL में जाकर भी we hope for a continued partnership. और ना हमने लास्ट ईयर या इसी सीजन की बात करूंगा, हमने एक बात सुनी थी कि आप गुड़गांव से डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, तो और कोई रशियन क्लब से टाइप की भी बातें आ रही थी, तो वो क्या एक र्यूमर था या कुछ सच में कुछ होने वाला था? नहीं, र्यूमर नहीं था। एक लास्ट सीजन जब हमारा सीजन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्योंकि हम फुटबॉल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि क्लब में हमारा मेजॉरिटी शेयर है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप प्लानिंग आप उसी हिसाब से अप्रोच के साथ कर सकते हो, और मेंटली भी आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि आप जो कर रहे हो सक्सेस आपको आगे ले जाएगी। तो उसको लेकर थोड़ा सा कुछ डिस्कशंस चले, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, क्लब वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम,
ठीक है। तो देन वी डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम ऑन स्पोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट एंट्री निकली थी, तो देन वी अप्लाइड फॉर दैट एंड वी गॉट वन टीम, आई लीग टीम फ्रॉम फॉर हरियाणा एज वेल, क्योंकि हरियाणा में फुटबॉल है लेकिन कोई आई लीग टीम है नहीं हरियाणा में। सो आई एम बेस्ड आउट देयर, तो वहाँ के फेडरेशन ने मुझे अप्रोच किया कि आप लेट्स मेक इट समथिंग फ्रॉम हरियाणा। बट जब एंट्री हो गई उसके बाद हमारी मीटिंग्स कॉन्स्टेंटली चली रही थी। देन वी रियलाइज कि हमने एक चीज़ को यहाँ तक लाए हैं, तो लेट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट rather than leaving it in between। और वो प्रोजेक्ट भी करेंगे, टाइम आएगा तो वो उस प्रोजेक्ट को भी काम करेंगे, वहाँ भी इम्प्रूव, वहाँ फुटबॉल को लाने की कोशिश करेंगे। बट अभी तो एम है कि नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ह्यूज ईयर फॉर अस, कि इस सडनली आप ISL का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो हमारी भी लर्निंग्स रहेगी, लेकिन हाँ बड़ा हिस्टोरिक और इमोशनल ईयर होगा हमारे लिए। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि आपने रिसेंट में बंकर हिल एकेडमी बनाई है और मोहम्मडन की भी एकेडमीज है, तो मतलब क्या दोनों प्लेयर्स को चांस मिलेगा मोहम्मडन में, या फिर वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है? नहीं, दे आर कम्प्लीटली टाइप्ड है, सिर्फ वो वहाँ बंकर हिल के नाम से है, पावर्ड बाय मोहम्मडन स्पोर्टिंग, यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग के नाम से पावर्ड बाय बंकर हिल। तो जो भी टीमें होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मैक्सिमम गेम टाइम मिले, राइट? तो वो उस एरिया के जो बच्चे हैं वो उस एरिया से खेलते हैं, और RFDL एंड अदर लीग्स वो वहाँ से खेलेंगे, वो गेम टाइम मिलेगा, और जो यहाँ के बच्चे वो यहाँ से खेलेंगे। जितना ज़्यादा बच्चों को हम गेम्स में देखेंगे, हमारे लिए स्काउटिंग उतना अच्छी हो जाएगी, बेटर होगी। तो इसीलिए, और जैसे हमने बोला कि हम जो कोचेस भी हायर करते हैं अपने एकेडमी में, वो भी सेम फिलॉसफी फॉलो करेंगे जो हमारे सीनियर टीम की है। तो इसीलिए टू हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन गेम टाइम, हमने ये दो अलग अलग, यहाँ जो है एकेडमी है वो रेसिडेंशियल नहीं है, वो कम्प्लीटली रेसिडेंशियल है। और मैं कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो क्लब को प्रोग्रेस करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्योंकि जब क्लब जीता ISL है तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स की भी तारीफ होती है कि इन्होंने सपोर्ट किया था उस टाइम। अब फुटबॉल में स्पॉन्सर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग वी डिडंट कम लाइक अ स्पॉन्सर, वी वर मोर लाइक इन्वेस्टर। सो यहाँ मॉडल जनरली ये होता है कि आप एक क्लब को नीचे से ऊपर ले जाते हो, उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज करते हो, और देन यू कमर्शलाइज्ड इट, उसको बेनिफिट लेते हो। स्पॉन्सर्स तो ऑलवेज, आजकल स्पोर्ट्स, स्पेशली आजकल स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर आना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली फुटबॉल विद इंडिया की रैंकिंग जितनी नीचे जा रही है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हर एक छोटे छोटे चीज़ों से। लेकिन स्पॉन्सर्स है तभी स्पोर्ट्स है, कोई बिना स्पॉन्सर्स कोई किसी भी स्पोर्ट्स को सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। स्पॉन्सरशिप आई थिंक एक प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया। द क्लब का अफेयर्स में, टीम बिल्डिंग, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है। एज एन इन्वेस्टर ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बिकॉज देयर इज मोर एट स्टेक। उन लोगों ने क्लब का शेयर्स लिया है, सो दे आर लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं कि क्लब और कितना बेहतर कर सके। स्पॉन्सरशिप का रहता है, देव गिवन मनी और लोगो लगा हुआ है, उन लोग की ब्रांडिंग हो गई, बट एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और दे हैव मच मोर टू गेन। और अभी ना सब फैंस के मन में सवाल ये आ रहा है क्योंकि अब ISL में आ चुके हैं, तो क्या प्लान्स है ISL के लिए? हाँ, मतलब बेसिक प्लान्स अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्लान तो मेरे ख्याल से नहीं बने होंगे। नहीं, बेसिक ये है कि सबसे पहले तो है बजटिंग, कि हमें किस बजट की टीम उतारनी है नेक्स्ट ईयर, और उसके लिए वी आर गेटिंग एडिशनल स्पॉन्सर्स एज वेल, इन्वेस्टर एज वेल। सो हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं अभी, होपफुली विल क्लोज इट विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, एंड क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिक क्लब, सो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने हमें अप्रोच किया टू बी पार्ट ऑफ मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुन के कि जिस क्लब को 10-5 साल पहले वी वर नॉट गेटिंग मच स्पॉन्सर, अब लोग खुद से आके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस सपोर्ट करने को तैयार है। तो आइडिया यही था बंकर हिल का कि देखो, स्पोर्ट्स में हमें स्पॉन्सर्स पैसा लाना है। स्पोर्ट्स में पैसा तभी आएगा जब आप कुछ अच्छा सक्सेस करके दिखाओगे। तो यदि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे आज मोहन बगान कर रहा है, जैसे मोहन बगान को एक बड़ा इन्वेस्टर मिला है, तो एक अच्छे बजट्स में, अच्छी फैसिलिटी में प्लेयर्स डेवलप तो हो ही रहे हैं। तो वैसा ही उसी मॉडल्स में हमें और मल्टीपल टीम्स क्रिएट करनी है। यदि इंडिया को सक्सेसफुल होना है तो क्लब का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक अ टैलेंट को आइडेंटिफाई करके डेवलप करने। इसलिए इट्स गुड दैट हमारे पास ये इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और होपफुली वेरी सून हम अनाउंस भी करेंगे कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर अस एज वेल। सो यस, मैं ही बोलूँगा, स्टे ट्यून, होपफुली विल क्लोज द डील। और ना सबकी एक इच्छा जो थी
काफ़ी सालों से कि तीनों जायंट क्लब्स को एक लीग में देखना है। फाइनली वो पूरी हो गई है। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मोहन बगान जिस तरीके से पैसा लगा रहा है, ईस्ट बंगाल लगा रहा है, तो आपके लिए कैसा चैलेंज है? सी देखिए, मनी गेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब बहुत एक्सपेंसिव टीम बना हुआ कुछ सक्सेस रहेगा। हमने इनफैक्ट ये साल ही प्रूव कर दिया, इट वाज नॉट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई बजट टीम हमारा था नहीं, बट टीम कैसा खेलती है, बॉन्डिंग कैसा है प्लेयर्स का, कोचिंग कैसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप जैसे बात कर रहे थे आईएसएल में जाकर प्लान किया है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आई लीग का ये कोर है इसको इंटैक्ट रखना। बिकॉज कुछ देर पहले जो कोच से बात हो रही थी, कोच मुझे बता रहा था कि ये साल हमारी टीम की स्ट्रेंथ कोई इंडिविजुअल, कोई प्लेयर, कोई फॉरेनर नहीं था। टीम की स्ट्रेंथ थी, टीम की यूनिटी और बॉन्डिंग, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। सो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अभी जस्ट बिकॉज हम लोग आईएसएल चले गए, हायर डिवीजन चले गए, कि आप वो बॉन्डिंग को तोड़ के पूरा चेंज कर दो। सो एक कोर को इंटैक्ट रखना है, एंड बेस्ड ऑन इंटैक्ट रखने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स होगा, ऑब्वियसली नए फॉरेनर्स आएंगे, बिकॉज आई थिंक फॉरेनर में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इंडियंस का मेरे ख्याल से बस 19-20 का डिफरेंस रहता है बिटवीन आई लीग एंड आईएसएल, एंड दैट्स वेयर आपका टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर को इंटैक्ट रखे तो एडिशनल ऑब्वियसली आईएसएल एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेंगे, और फॉरेनर्स कोई फॉरेनर्स रिटेन करेंगे, क्योंकि नए फॉरेनर्स आएंगे बेस्ड ऑन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। सो टू हैव कि एक कंपेटिटिव टीम हम लोग आईएसएल में बना सके, एंड एज एम की एक न्यूली प्रमोटेड टीम ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये साल एम है कि आईएसएल जीत के या अनडिफीटेड रहना है, सबको हरा देना है, वो विशफुल थिंकिंग है। एज अ फैन ऑब्वियसली मैं चाहूँगा ऐसा हो, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो एक सस्टेनेबल एक प्रोजेक्ट होती है, 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट, तो हम लोगों ने मीटिंग किया है। सो हम लोग के पास एक 3 साल का हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम रखा है, पहला साल हमारा ये टारगेट, दूसरा साल ये टारगेट, तीसरा साल ये टारगेट। सो वो हिसाब से हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। और जैसे एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे डेविड हो गया या विकास हो गया, पदम हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ऑब्वियसली बड़े जो क्लब्स होते हैं वो लेना चाहते हैं उन लोगों को। तो ऐसी कंडीशन क्या आपके पास ही हो रही है कि उनको कोई अप्रोच आ रही है? हमें मेजॉरिटी प्लेयर्स के बाद बहुत सारे क्लब्स का ऑफर है, बट जैसे मैंने बोला ये साल पूरी टीम साथ में रही थी, सो प्लेयर्स का फर्स्ट चॉइस मोहम्मडन स्पोर्टिंग में ही रहना है। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स से बात भी किया है, ऑलरेडी बात चल रही है कि अगले साल हम लोग ऑफर करेंगे तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं कि तुम अभी कहीं साइन करके निकल जाओ। सो पहला प्रायोरिटी है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिटेन करना, उसके बाद नए प्लेयर्स को देखेंगे। सो प्लेयर्स के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, प्लेयर्स ने अच्छा किया है, पूरे कंट्री के सब क्लब्स प्लेयर्स को देख रहे हैं, बट उन लोग हमारे सब प्लेयर्स का फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ही रहेगा। और एक चीज़ हम देखते हैं कि फैंस की वजह से फुटबॉल टीम होती है, फुटबॉल होता है, तो अक्सर टीम जैसे हम यूरोप की टीम देखते हैं, मैड्रिड, मैनचेस्टर, तो फैंस के लिए भी कुछ करती है। तो आप कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं फैंस के लिए भी? हाँ, देखिए फैंस को वापस ग्राउंड में लाने के लिए टॉप डिवीजन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिवीजन जब हम लोग आई लीग में थे, फैंस आ रहे थे, बट वैसा नहीं था जितना होना चाहिए फॉर अ बिग क्लब लाइक मोहम्मडन स्पोर्टिंग। सो हम लोगों ने और काफ़ी कुछ प्लानिंग किया फैन एंगेजमेंट के लिए, काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे, मीडिया टीम से बात की हुई है कि आईएसएल स्टार्ट होते होते फैंस को एक कोऑर्डिनेटेड वे से फैंस के साथ एंगेजमेंट करेंगे कि हम लोग स्टेडियम में फैंस को वापस लेकर आए। बेसिकली हमारे बहुत पुराने फैन क्लब्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आई थिंक ऑल अक्रॉस ऑल इंडिया, बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह हमारे फैन बेस क्लब्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्योंकि ये क्लब 10-15 सालों मेन स्ट्रीम फुटबॉल से नीचे रहा है, जिसके कारण उनको दे आर नॉट 100% एजुकेटेड एट कि अब कैसे चेंज हो गया है फैंस का एनवायरनमेंट, क्या लिमिटेशंस होती है स्टेडियम में, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे लिए है कि हमको एजुकेशन, हमें क्लाइंट को, हमारे फैंस को एजुकेट करना है व्हाट इज़ द राइट वे टू सपोर्ट अ टीम, ठीक है। और देखो पैशन तो है, आप जिस क्लब को आपके दादा ने, आपके पापा ने फॉलो करते आए हो, तो वो वो हार्डकोर सपोर्टर्स है, वो पैशन और क्रेज तो रहेगा ही, तो चाहे वो हर एक मैच जीतना चाहेंगे, और वो अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए। आपके पास फैन है, उससे बड़ा एसेट कुछ नहीं होता है। बट ये हाँ, हम सारे फैंस क्लब के साथ एक स्पेशल टाई अप करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर आईएसएल के लिए, और एक ग्रुप एक्टिविटी करके उनको एजुकेशन के साथ उनको एंगेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो अभी जैसे कि मोहम्मडन एससी आईएसएल में आ गया, तो ऐसा होता है कि जब बड़ी लीग में क्लब आ जाता है तो फोकस वहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे में क्लब्स ग्रास रूट लेवल को भूल जाते। तो मैं जानना चाहूँगा कि मोहम्मडन ग्रास रूट लेवल के लिए क्या सोच रहा है? राइट, बहुत सही सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत जगह ये बोला जाता है कि बड़े क्लब्स ग्रास रूट पे हमेशा अननोटिस्ड रह जाता है, उसमें उतना एफर्ट नहीं करते हैं। जबकि आप आईएसएल में देखोगे तो उनका मॉडल है
कि आप जितना पैसा एक टीम पे खर्चा करते हो उसका एक परसेंटेज आपको ग्रास रूट में खर्च करना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास एक बजट है जो हम ग्रास रूट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप देखो तो लास्ट 3 साल से हमने ग्रास रूट में बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, स्पेशली मेकिंग अ रेसिडेंशियल एकेडमी, हमने यहाँ के एकेडमी को बहुत इम्प्रूव किया है। हमने बहुत सारी एज ग्रुप्स जितने टूर्नामेंट्स हैं सब में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। अब हम बेबी लीग्स कराते हैं, ऑल एज ग्रुप टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमने रिजर्व टीम बनाया, हमने साथ साथ RFDL में पार्टिसिपेट किया। तो अब आज कह सकता हूँ कि आज मोहम्मद स्पोर्टिंग के पास 8 साल से लेकर सीनियर डिवीजन तक बच्चे हैं। तो आवर फोकस इज इक्वली ऑन ग्रास रूट एज वेल एज द सीनियर टीम, क्योंकि दैट इज द वे फॉरवर्ड है। या आप कितने दिनों तक दूसरे टीमों को ट्रांसफर मनी देके एक अच्छे प्लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, कब तक कर करोगे, क्योंकि वो पूल तो इतना लिमिटेड है, राइट। आप हाई ट्रांसफर फीस देके उनको आप ले तो आओगे, लेकिन हर एक साल सस्टेनेबल नहीं है। इफ जैसे हम कहते हैं ना कि आई लीग और ISL और आई लीग 2 में जो प्लेयर्स का बहुत इंडियन प्लेयर्स का उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यदि ऐसा है तो हम प्लेयर्स तो खुद भी डेवलप कर सकते हैं। तो और डेवलप करेंगे तो पहली बात उस प्लेयर के अंदर लॉयल्टी होगी फॉर द क्लब, क्योंकि उस ब्रांड को बचपन से खेलता आया है, एसोसिएट होता आया है, तो हंगर तो हमेशा रहेगा उसके अंदर। दूसरा, उस प्लेयर के अंदर उस प्लेयर का जो मोटिवेशन है कि मैं इस टीम को सक्सेस करके दिखाना है, वो हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड जिसको बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड प्लेयर्स होंगे। तो वी वांट कि हम आने वाले टाइम पे जो हम कर रहे हैं उसको और डबल करें और बेटर करें, और बेबी लीग्स को थोड़ा हम और बड़ा कर पाएं, जिससे हम राइट टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करके उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकें। हम लोग स्टेट वाइड स्काउटिंग का प्लान है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। अंडर 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, और प्लान है कि ये सब एज ग्रुप्स में लोगों प्लेयर्स को एजुकेट करें कि पाथवे क्या है, कहाँ जाना है। बहुत बार होता है कि बहुत सारे प्लेयर बिटवीन एज ग्रुप्स ही खो जाते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं, एंड देन दे लीव फुटबॉल। सो मेन है कि अंडर 13 से 15 जा रहे हो, 15 से 17 जा रहे हो। ये साल आप लोग देखोगे हमारा जो CFL जो टीम है वो रिजर्व टीम खेलेगा, विच इज़ प्राइमरीली अंडर 20, अंडर 21। सो दैट इज़ अ पाथवे कि आप 17 से आप 2021 वाले अंडर 2021 वाले स्टेट CFL खेल रहे हो, विच इज़ अगेन अ हाई वैल्यू टूर्नामेंट, बट वी विल ट्रस्ट आवर यंगस्टर्स जो ग्रास रूट प्रोग्राम से आए हैं, उन लोग CFL खेलेंगे। और कुछ दिन पहले कोच और दीपा भाई से बात हो रही थी कि हर साल मेन स्क्वाड में वील हैव 2 to 3 स्लॉट्स वेयर वी आर प्रमोटिंग पीपल फ्रॉम आवर रिजर्व टीम टू द मेन टीम। जैसे इन्होंने बोला कि बाइंग प्लेयर्स ट्रांसफर फी दे के लेना इज़ नॉट अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। अब 1-2 साल चलो अब ले भी ले इनिशियली, बट आपका यू शुड हैव आपका ऐसा एक फैक्ट्री होनी चाहिए, टैलेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, की अगर आप प्लेयर्स को आप लूज भी कर दियो, सपोज कोई प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, ओके ही हैज गॉट अ वेरी हाई बजट ऑफर फ्रॉम सम अदर क्लब और वो चले गया, वी आर समवन रेडी जो हमारे फुटबॉल फिलोसफी से 5-6 साल से खेले आ रहा है, हु कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू आवर टीम। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। एक पाथवे होना चाहिए फ्रॉम अंडर एक 13 साल का बच्चा जब मोहम्मडन स्पोर्टिंग ज्वाइन करता है, उसको पता होगा कि मेरा ये पाथवे है कि मैं अगले 7 साल 8 साल 9 साल में ISL खेल सकता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूँगा जैसे मोहम्मद सलीम सेल्टिक गए थे, वैसे एक ऐसा प्लेयर निकले जो एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस दे। और ताहा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहीं रहते हैं हमेशा, एक क्रिटिसिज्म मिलता है कि तीनों जायंट क्लब वुमेन्स फुटबॉल पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके क्लब के लिए? नहीं, वुमेन्स फुटबॉल में हमारा ये साल टीम हम लोगों ने वुमेन्स फुटबॉल का हमारा टीम है, बट बिकॉज हम लोग बिकॉज बीइंग एन आई लीग क्लब पूरा ज़्यादा फोकस, वेरी फ्रैंक, पूरा फोकस आई लीग में ही था कि क्वालिफाई करना है ISL। जब अब वो हो चुका है, सो हमारा प्लान है कि एक अच्छे तरीके से वुमेन्स टीम भी तैयार करेंगे जो स्टेट लीग खेले, जीते और फिर नेशनल लीग खेल सके। सो हम लोग का फोकस है वुमेन्स टीम के ऊपर, बट या अब जब ISL जा चुके हैं, सो वी कैन फोकस ऑन, जैसे अभी का ग्रास रूट्स और वुमेन्स टीम, वी फोकस ऑन एवरीथिंग। सो इस मोहम्मडन स्पोर्टिंग साइमल्टेनियसली 7-8-9 टीम रहेगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग का, ऐसा नहीं है किसी वीक में ISL टीम है, डिफरेंट एज ग्रुप्स, वुमेन्स टीम, सब कुछ साथ में चलेगा। और ना एक चीज़ हमने अक्सर देखी, जो ISL क्लब्स होते हैं वो फॉरेन क्लब्स के साथ टाई अप करते हैं, तो मैं एक्चुअली वो क्यों करते हैं, क्या होता है उससे फ़ायदा, वो तो मुझे उतना डीप में नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा मौका मिले किसी फॉरेन क्लब से टाई अप करने का, तो वो कितना पॉसिबल है आपके लिए, और उसका क्या बेनिफिट हमको इंडियन फुटबॉल के लिए मिलेगा? तो जनरली जितने भी टाइप्स हुए हैं वो मोस्टली टैलेंट एक्सचेंज, कोच एक्सचेंज, कोचिंग प्रोग्राम के लिए हुए हैं आज तक, कि आप एक
एक सेट ऑफ प्लेयर्स एक ही क्लब से आप लेके आते हो जो उनके रिजर्व में खेल रहे हैं, तो उनका तीनों आपस दे नो हाउ टू प्ले टुगेदर। आप एक कोच लेके आते हो, वो वहाँ से बच्चे जो फॉरेनर्स हैं, तो क्योंकि ISL इज वेरी डिपेंडेंट, वेरी हाई ऑन डिपेंडेंट ऑन फॉरेनर्स एज वेल, राइट। तो मोस्टली इसलिए वहाँ वो टाइप्स होते हैं। बट मेरा ये मानना है कि यदि एक ISL क्लब को टाइप करना है तो उनको उन आई लीग या I-League 2 टीमों के साथ करना चाहिए जो टैलेंट जनरेट कर रहे हैं, जो टैलेंट जनरेटिंग फैक्ट्री है। तो एज ए मोहम्मद स्पोर्टिंग मैं चाहूंगा कि मैं एक ऐसे क्लब को सपोर्ट करूं जो कि जिनके पास अच्छा एकेडमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूं, राइट, और एक अच्छा टाइप पे हो। मेरा ये मानना है कि ये दैट विल हेल्प रियली। एक स्ट्रीम तैयार हो जाएगा ऑफ आइडेंटिफाइंग टैलेंट, गिविंग देम वन प्लेटफॉर्म सक्सेस, गिविंग देम अदर प्लेटफॉर्म। एक नेचुरल प्रोग्रेशन होगा तो प्लेयर्स के सक्सेस होने के चांस ही बढ़ जाएंगे। और ना हमने, हालांकि पार्थ जिंदल साहब ने एक बार ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि ऑल द ISL क्लब्स जो है लॉस में जा रहे हैं। तो जब आप भी इस साल ISL खेलने वाले, तो क्या ये चीज आपके दिमाग में भी है कि ऐसा कुछ होगा तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली लास्ट 10 साल में आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल दीज बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने सपोर्ट किया इंडियन फुटबॉल को, और they have made huge losses, but आपको शायद जान के, आई डोंट नो आपको अवेयर है नहीं कि दिस इज द फर्स्ट ईयर मैंने जो भी पढ़ा कि मोहन बगान ने ब्रेक इवन किया, फर्स्ट क्लब इन इंडिया, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्रेक इवन किया। तो ट्रेंड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं और जो लॉस मेकिंग है वो रिड्यूस हो रहा है। लॉस में देखो, जब आप किसी I-League में ISL क्लब में खेल रहे हो ना, सिर्फ एक बड़ा बजट बना के बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट नीड टू बी बैलेंस्ड कि आप प्लेयर को भी राइट सैलरी दे रहे हो, राइट फैसिलिटीज दे रहे हो, साथ साथ आप ग्रास रूट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। जब ये ओवरऑल आप सारी चीजें में सही इन्वेस्टमेंट होगा तो एक साल में तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आई डेफिनेटली सी कि इंडिया का पोटेंशियल है टू I-League ISL का टू बी एटलीस्ट 1/10 of what IPL is today in next 10 years, next 5 to 7 years. That itself will become an attracting factor to all the business houses, investors, and that will bring a lot of money in football. और सर ना, मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैंने कुछ टाइम पहले अपने फैंस से भी पूछा था कि जैसे क्या होता है कि हमारे सेंट्रल इंडिया की जब बात करते हैं तो वी सपोर्ट कोलकाता के तीनों क्लब्स को, और अभी तो ISL में मोहम्मडन भी आएगा तो ऑब्वियसली उनको भी करेंगे। लेकिन सेंट्रल इंडिया के जो प्लेयर्स होते हैं या फैंस होते हैं, उनको फिजिकली कुछ सपोर्ट करने का मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आप कुछ, जैसे कि मैंने एक ऐसे आइडिया रखा था कि जो बड़े क्लब्स हैं उनको अपने स्कूल्स शायद इधर खोलना चाहिए, सॉकर स्कूल्स, जैसे बाहर के बारसा इंडिया में आके खोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा कि जिससे सेंट्रल इंडिया में फुटबॉल का ग्रोथ देखने मिले? प्लान तो वही है कि एक पैन इंडिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग सॉकर स्कूल्स हो। वही सोच लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था दिल्ली, गुड़गांव में। कैलकाटा में तो ऑलरेडी है, एक रेजिडेंशियल की प्लानिंग चल रही है कैलकाटा में। जब वो सेटअप हो जाएगा देन पैन इंडिया हमारा प्लान है कि विल स्टार्ट स्लो, बेसिकली एक सॉकर स्कूल स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कैन ग्रेजुअली बिल्ड अप ऑन दैट, बिकॉज टैलेंट पूल इतना बड़ा है। अगर आप एक बहुत बड़े रीजन को अगर आप एक्सक्लूड कर दो, आप बहुत लूज आउट कर रहे हो उसमें। जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया स्पेशली, वेस्ट इंडिया हो गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है पर नेशनल टीम में इतने प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं, इंडिया की रैंकिंग गिर रही है, पर क्या हम लोग अपना पूरा वो पॉपुलेशन जो टैलेंट पूल है, क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं, यूटिलाइज कर सक रहे हैं? शायद नहीं। तो उसके लिए आइडेंटिफाइंग टैलेंट एट अ यंग एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ऑब्वियसली उसको होन करना, ग्रूम करना, दैट इज़ वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, और वो हमारा एम में हमेशा था कि जैसे ही हम ISL पहुंच जाएंगे, विल क्रिएट अ ब्रांड, बिकॉज मोहम्मद स्पोर्टिंग की फैन फॉलोइंग ऑल अक्रॉस इंडिया डिफरेंट रीजन्स में है। तो हम उन रीजन्स में आइडेंटिफाई करेंगे और एम है कि नेक्स्ट 2 से 3 सालों में एटलीस्ट 7 to 10 अकेडमीज उन रीजन्स में हम खोलेंगे, क्योंकि दैट्स ऑल्सो अ गुड कमर्शियल मॉडल, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेयर डेवलपमेंट, बिकॉज व्हेन यू आर इन फुटबॉल यू ट्राई टू जनरेट रेवेन्यू एज वेल, राइट? तो इस साल हम वो सारे एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ हमारा फैन बेस है, जहाँ हमारा सपोर्ट है, और उन सॉकर स्कूल्स को हम उस एरिया में खोल के प्रमोट करेंगे। जैसे भाई ने बोला कि स्काउटिंग एक जगह से नहीं आएगा, प्लेयर्स लेने हैं तो हमें अपना रीच नॉर्थ ईस्ट में भी रखना है, केरला में भी रखना है, दिल्ली, MP में भी रखना है और दिल्ली में भी रखना है। देन वो ऑटोमेटिक आपका पूल बड़ा हो जाता है और सक्सेस रेट बढ़ जाता है। फैंस जो है वो एक क्रिटिसिज्म काफ़ी करते हैं कि हमारे जो क्लब्स है वो इंडियन कोचेस पे भरोसा नहीं करते हैं, फॉरेन कोचेस ही चाहिए।
लेकिन जैसे मोहम्मडन की बात करूँ तो आपने वार्डू को चांस दिया था CFL के टाइम, तो इस बारे में मैं क्योंकि अब आप फाइनली ISL क्लब हो, तो आपका इसके ऊपर क्या थॉट है? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि इंडियन कोचेस में क्वालिटी नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. और हमारे केस में ऑनरे को हम लोगों ने ट्रस्ट किया था बिकॉज वो एक नया कमोडिटी नहीं था. मतलब हम लोग ऑलरेडी उसको 2 सीजन ऑनरे था हमारे पास. सो विद महराज भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक वो अच्छा कर रहे थे. बट वही था कि हमारा जो फुटबॉलिंग फिलोसफी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा हम लोग खेल रहे थे, दैट वाज इंपॉर्टेंट. सो विद दैट वी सेड कि नहीं, दिस इज द वे कि हम लोग चाह रहे हैं कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग खेले. उसके लिए बिकॉज ऑफ दैट ऑनरे केम बैक एंड आई थिंक रिजल्ट्स उन्होंने डिलीवर किया है. एंड आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग आई लीग शोइंग के बाद ISL में वी वुड वांट ऑनरे टू कंटिन्यू. एक ऑब्वियसली वी नो हिज स्टाइल, एक बैलेंस हो गया है ऑनरे और मैनेजमेंट के बीच में. सो आई थिंक इट्स अ गुड फिट. But in the future, obviously, Indian coach, the door is open. If there's an Indian coach जिसके पास quality है, experience है, we will surely want to give them a chance. ये अब देखो, जैसे हमारी करंट टीम में आंद्रे है. आंद्रे के नीचे हमारा असिस्टेंट कोच है एलिसन है. एलिसन जो कि ऑलरेडी आई लीग टीम को रन करते थे, अब वो हमारे साथ हैं. अब वो हमारे आई लीग में रहेंगे. बहुत सारे टीमों में असिस्टेंट कोचेज हैं जो इंडियंस हैं. तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. कुछ सालों बाद यही जो एक्सपीरियंस जो गेन कर रहे हैं इंडियन कोचेस, आगे चल के यही फिर इंडिपेंडेंटली भी टीमों को रन करेंगे. इट्स जस्ट, मेरे ख्याल से इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. आने वाले टाइमों में आप बहुत टीमों को देखोगे जो इंडियन कोचेस को ट्रस्ट करेंगे. और पहले आप देखते थे कि हेड कोच के साथ असिस्टेंट कोच, ट्रेनर, गोलकीपिंग कोच सब फॉरेनर्स होते थे. वो ट्रेंड चेंज हो रहा है. इनफैक्ट हम लोग जब आई लीग, हमारे जो टीम है ऑनरे इकलौता फॉरेनर है. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, असिस्टेंट कोच, गोलकीपिंग कोच, फिजियोस की टीम जो भी ट्रेनर्स वे सब इंडियन है. तो इस बार हम लोगों ने जब आई लीग के बाद अभी कुछ दिन पहले हमारी जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो मैं ऑनरे से पूछ रहा था कि प्लान किया व्हाट इज अबाउट द टेक्निकल स्टाफ. इज लाइक नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद हमारे जो इंडियन कोर, जो टेक्निकल टीम जो बना था पिछले साल. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर ही चाहिए जस्ट बिकॉज हम लोग ISL में. सो एक फॉरेनर है जो सोवियत नेशनल टीम में था, ही इज प्लेड फॉर टॉप क्लब्स, प्रो लाइसेंस होल्डर है, बड़े बड़े क्लब्स में गया हुआ है. सो ही इज ट्रस्टिंग अ पूरा इंडियन सेटअप टू सपोर्ट हिम. सो दैट इज आई थिंक एक वो पहला स्टेप है कि सपोर्ट तो पूरा इंडियन हो गया है. द नेक्स्ट स्टेप आई अज्यूम कि वही रहेगा कि एक फुल इंडियन टेक्निकल टीम के साथ एक ISL टीम खेलें. तो जैसे कि आप ISL के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अभी मेनली हो सकता है कि आप भी सॉल्ट लेक में ही खेलेंगे. तो जैसे 3 क्लब वहाँ पे कंटिन्यूसली मैचेस खेलेंगे, तो पिच कंडीशन में भी थोड़ा सा ख़राब हो सकती है. तो इस पर मतलब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि पहले अभी बीच में जब ATK थी तो उन्होंने एक डिफरेंट ग्राउंड पर खेलना चालू किया था, तो ऐसा आपके दिमाग में कुछ है कि क्या सेम ही ग्राउंड पर खेलने वाले? नहीं, ये तो ISL की टेक्निकली वो टीम से भी बात करनी पड़ेगी कि व्हाट आर रूल्स, क्या है, कैसा क्या है, और साथ में जो भी बेस्ट डिसीजन रहेगा वो लिया जाएगा. पर एक तो तय कि हम लोग कैलकाटा से ही रहेंगे. कैलकाटा के बाहर जैसे हम लोगों ने नायाटी से खेला था पहले, आई डोंट थिंक वो होने वाला है. बिकॉज वी वांट फैंस की आओ, फैंस के लिए भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 2 घंटा ट्रैवल करके कैलकाटा के बाहर जा रहे हैं देखने के लिए. सो कैलकाटा में ही हम लोग रहेंगे. सो एक बार ISL के जब स्टेक होल्डर, बाकी सब स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बाद ही हम लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड मिलेगा. कुछ ग्राउंड्स को रिव्यू कर रहे हैं और गवर्नमेंट से बात भी चल रही है उनको अपग्रेड करने की, बकेट सीट्स लगाने की. 2 ग्राउंड्स और हैं ऐसे जो उनमें पोटेंशियल है कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ISL क्वालिटी, सो टॉप टियर क्वालिटी. इसमें क्योंकि अभी ईद का मौका था और सब बहुत बिजी थे, तो टाइम है हमारे पास. वी विल ट्राई टू वर्क विद गवर्नमेंट कि हम कैसे इस नंबर ऑफ स्टेडियम को इंक्रीज कर सकें. मगर आपको पता है यदि ये 3 टीमें खेलेंगी और डर्बी होगा तो स्ट्रेंथ विल, ऐसा स्टेडियम चाहिए जिनमें स्ट्रेंथ हो. तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गेम्स हम दूसरे स्टेडियम में खेलेंगे और डर्बीज सॉल्ट टेक में. ओके. और ISL प्रमोशन को टीम ने तो एंजॉय कर लिया है, लेकिन फैंस नहीं कर पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए. तो 13 को जो लास्ट मैच है उसमें क्या प्लान है फैंस के लिए? 13 को सॉल्ट लेक में मैच है हमारा. सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पूरा फुल हाउस हो वहाँ पे. और मैच के बाद वहाँ पे ट्रॉफी मिलने के बाद एक ओपन टॉप बस से पूरी टीम क्लब में आएगी. सो सब मैं फैंस को इनवाइट करूँगा कि टीम के साथ आप लोग टेंट पे आओ और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करें साथ में. एंड 14 को हमारे क्लब में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन डे है. यहाँ मैं उस दिन जितने भी जिन लोगों ने हमें हेल्प किया है हमारे 3-4 साल की जर्नी में, उस दिन हम सबको इनवाइट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे. साथ साथ फैंस भी अलाउड हैं फॉर दैट इवेंट.
सो इट्स गोइंग टू बी मेगा सेलिब्रेशन ऑन 14th एंड बट यही मैं कहना चाहूँगा कि ऑन 13th हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हिस्टोरिक और इमोशनल डे है। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सारे फैन को बोलना चाहूँगा कि उस ट्रॉफी को जब उठाएंगे तो विटनेस करने के लिए आप सॉल्ट लेक स्टेडियम आए। शाम 6 बजे से मैच है हमारा और वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि हम कहते हैं कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग का फैन बेस बहुत बड़ा है, वो कहना है और करके भी दिखाना है, वो वाली बात है। सो कॉलिंग ऑल द मोहम्मडन स्पोर्टिंग फैंस ऑन दैट डे। मैं चाहूँगा कि जो कलकत्ता के बाहर के भी मोहम्मडन स्पोर्टिंग के फैंस हैं जो पहले सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने किसी रीजन से सपोर्ट करना छोड़ दिया है, एक बार ज़रूर आए वापस, एक बार देखें कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्या कर रही है, कैसे हमने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है इस क्लब को। तो एंड बी पार्ट ऑफ इट अगेन एंड यस एंड देन कीप फॉलोइंग अस इन आईएसएल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने आज वो बातें बताई है जो शायद फैंस को पता नहीं चल पाती है। तो थैंक यू सो मच सब चीज़ें बताने के लिए, इतना खुल के बताने के लिए। और मैं फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे फैंस से आपने बात कर ली। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।